Good morning everyone, this is Lakshmi Tanwar and today we are doing our next topic, that is nephron, filtration in nephron, structure of nephron. तो कल हमने ये कर लिया था, हम किडनी का ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का कुछ स्ट्रक्चर कर रहे थे। तो हम यहाँ पर थे, जो कॉर्टेक्स है वो एक्सटेंड करती है, मतलब वो कहाँ प्रेजेंट होती है, कॉर्टेक्स प्रेजेंट होती है। कॉर्टेक्स मतलब दोनों पिरामिड, मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, हम कॉलम ऑफ बर्टीनी कहते हैं, हमने कर लिया था। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में जो एक किडनी है, किडनी के अंदर 1 मिलियन के अमाउंट में नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और इसमें जो नेफ्रॉन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, नेफ्रॉन 2 टाइप के होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी आगे कौन कौन से होते हैं। लेकिन हर एक नेफ्रॉन के जो पार्ट्स होते हैं, मतलब 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं और एक नेफ्रॉन में कितने पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लोमेरुलस और रेनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलस पार्ट और रेनल ट्यूब्यूल, जो आपको यहाँ पर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इस राउंड वाले पार्ट को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और इस ट्यूब्यूलर पार्ट, जो यू शेप ट्यूब आपको नज़र आ रही है, बाकी पार्ट को हम क्या कहते हैं, ट्यूब्यूलर पार्ट कहते हैं। तो जो आपको राउंड पार्ट नज़र आ रहा है, ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल्स के अंदर ग्लोमेरुलस प्लस में बोमन कैप्सूल इज कलेक्टिवली कॉल्ड माल्फीजियन ट्यूब्यूल। यहाँ आपको ये दिखा रखा है कि बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को मिलकर आपस में क्या कहते हैं, माल्फीजियन बॉडी या फिर रेनल कॉर्पस सेल्स कहते हैं। बात समझ में आ गई। ग्लोमेरुलस, ये जो आपको इसके कप लाइक शेप स्ट्रक्चर है, इसको बोमन कैप्सूल कहा हमने। ये नेफ्रॉन का पार्ट है, इसके अंदर आपको ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं, इसको हम ग्लोमेरुलस कहेंगे। और दोनों का अगर मिलाकर कहें तो इस पूरे स्ट्रक्चर को कहेंगे माल्फीजियन बॉडी कहेंगे। ये इधर आपको दिखा रखा है, ठीक है। तो ये आपका रेनल ट्यूब्यूल हो गया। तो रेनल ट्यूब्यूल में आपको लूप ऑफ हैनले नज़र आ रहा है, जो ये यू शेप ट्यूब नज़र आ रही है, इसको हम लूप ऑफ हैनले कहते हैं। ये चीज़ मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको करा रही हूँ, पहले नहीं मतलब 10th क्लास में करा चुकी हूँ और बहुत अच्छे से आपको आता भी है। तो जो ये यू शेप ट्यूब आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, तो यू शेप में नीचे की तरफ जाने वाला डिसेंडिंग लिम्ब, ऊपर की तरफ असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब को मिलकर क्या कहेंगे, हम हैनलेज लूप कहेंगे। ग्लोमेरुलस माल्फीजियन ट्यूब्यूल या फिर माल्फीजियन बॉडी से और यू शेप ट्यूब के बीच में एक रीजन प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद यू शेप के बाद आपको एक रीजन डीसीटी नज़र आता है, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और डीसीटी के बाद एक रीजन आप मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है स्ट्रेट, जिसे हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। ये स्ट्रक्चर आप देख चुके हो 10th क्लास में बहुत अच्छे से, इसीलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, बस यहाँ पर ये बताया गया कि लूप ऑफ हैनले है वो किस रीजन में प्रेजेंट होता है। देखो, जो लूप ऑफ हैनले है, मोस्टली जो लूप ऑफ हैनले है उसका पार्ट मेड्यूलर रीजन में, देखो आपको किडनी के रीजन मैंने बताए थे कि इस रीजन को हम क्या कहते हैं, कैलिक्सिस कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। इस रीजन को क्या कहते हैं, हम पेल्विस कहते हैं। और जो आपको ये ब्रांचेस जैसा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जो पिरामिड से जुड़े हुए हैं, इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं, हम कैलिक्सिस कहते हैं। तो ये पेल्विस रीजन हो गया, ये कैलिक्सिस हो गए, ये मेड्यूलरी, जिसमें जहाँ जहाँ पिरामिड प्रेजेंट है उस रीजन को मेड्यूलर रीजन कहते हैं, और बाकी बचे कुछ रीजन को कॉर्टेक्स कहते हैं। तो उनका कहना है कि जो लूप ऑफ हैनले है वो कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है, बाकी जो ग्लोमेरुलस माल्फीजियन बॉडी है वो आपकी माल्फीजियन बॉडी आपकी कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होती है, और लूप ऑफ हैनले आपका मेड्यूलर रीजन में प्रेजेंट होता है। तो इसी बेस पर जो लूप ऑफ हैनले है, मोस्टली नेफ्रॉन के लूप ऑफ हैनले शॉर्ट होते हैं और बहुत ही या फिर रिड्यूस्ड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड होते हैं। तो लूप ऑफ हैनले मोस्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स पे बहुत ही रिड्यूस्ड फॉर्म में या फिर नहीं पाए जाते। तो इस तरह के नेफ्रॉन को हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। इस तरह के नेफ्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं, जैसे कि आपको इसमें दिखाया गया है। यहाँ पर इसको यही एक्सप्लेन किया गया था पीसीटी और डीसीटी के बारे में, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते। तो इसका मतलब ये पीसीटी रीजन भी कहाँ प्रेजेंट हुआ, पीसीटी, डीसीटी और ग्लोमेरुलस रीजन प्रेजेंट होगा आपका कॉर्टेक्स में, बाकी यू शेप ट्यूब आपकी प्रेजेंट होगी मेड्यूलर रीजन में, ठीक है। तो लूप ऑफ हैनले के बेस पर नेफ्रॉन 2 टाइप के होते हैं। अगर लूप ऑफ हैनले शॉर्ट है, शॉर्ट फॉर्म में या फिर रिड्यूस्ड फॉर्म में है, तो उस नेफ्रॉन को कहेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन। अगर वो लॉन्ग है, मतलब यू शेप्ड ट्यूब आपकी अगर लॉन्ग है और मेड्यूलर रीजन में प्रेजेंट है, एक्सटेंडेड है, तो उसको कहेंगे हम जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। बात समझ में आ गई। 2 नेफ्रॉन प्रेजेंट है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और
जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन 2 टाइप के नेफ्रॉन है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में नेफ्रॉन जो लूप ऑफ हेनले वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा, लेकिन जक्स्ट्रा मेड्यूलरी नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हेनले है वो डीपली एक्सटेंड करेगा मेड्यूलर रीजन में। ये आपको यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद इन्होंने आगे बताया है कि जो ग्लोमेरुलस के अंदर कैपिलरीज हैं, जो ग्लोमेरुलस के अंदर कैपिलरीज हैं, forms a fine capillary network around the renal tubules called peritubular capillaries। मतलब ग्लोमेरुलस से एफरेंट आर्ट्रियोल से जो कैपिलरीज एक्सटेंड हो रही हैं, जो इन वाली कैपिलरीज की बात कर रहे हैं कि ये वाली जो कैपिलरीज हैं इनको क्या कहते हैं हम, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज के नाम से इन्हें जाना जाता है। और वैसे इस वाले रीजन को क्या कहेंगे, वैसे अगर जो इसके पैरेलल चल रही हैं इन्हें तो क्या कहते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। और इस यू शेप्ड ट्यूब को क्या कहते हैं, वासा रेक्टा कहते हैं। यू शेप्ड ट्यूब जो नज़र आ रही है आपको, देखो एक तो नेफ्रॉन का पार्ट है, नेफ्रॉन के पार्ट को तो लूप ऑफ हेनले कहेंगे। जो ब्लैक कलर में या फिर कह सकते हैं कि रेड कलर में जो आपको नज़र आ रहा है ना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको वासा रेक्टा कहेंगे। और सभी ट्यूब को कहेंगे जो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, उन्हें पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहेंगे। 1 मिनट में वेसल्स नेटवर्क रन पैरेलल टू द लूप ऑफ हेनले इन यू शेप्ड टू वासा रेक्टा, वो आपको बता दिया मैंने अभी। वासा रेक्टा इज एब्सेंट इन हाईली रिड्यूस्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, मतलब कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में वासा रेक्टा नहीं होता है, एब्सेंट होता है, मतलब कैपिलरीज ये एब्सेंट होती है। उसके बाद यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। यूरिन की फॉर्मेशन के लिए आपको 3 प्रोसेस होती है। ये भी आपका प्रोसेस आ चुका 10th क्लास में, लेकिन थोड़ा सा अलग है यहाँ पे, वो देखेंगे आपने वहाँ पे पढ़ा था ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, एक पढ़ा था आपने रीएब्जॉर्प्शन और दूसरा सीक्रीशन। 3 प्रोसेसेस में यूरिन फॉर्मेशन होती है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसे आप कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सीक्रीशन। 3 प्रोसेस है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये रहा आपका, रीएब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सीक्रेशन। एक्चुअल में तीनों में हो क्या रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आपको पता है बहुत अच्छे से 10th क्लास में कि जो ग्लोमेरुलस है, ये आपको जो रीजन नज़र आ रहा है यहाँ पर ग्लोमेरुलस, तो यहाँ पर एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को लेके आते हैं और इफरेंट यहाँ से लेके जाती हैं। जो ये जो वुमेन कैप्सूल है ये कैसा है, सेमी परमेबल इन नेचर होता है। तो जैसे ही प्रेशर के साथ यहाँ पर ब्लड आता है, तो इस पर ब्लड आता है तो ग्लोमेरुलस एक टाइट स्ट्रक्चर है, तो उस पर प्रेशर पड़ता है। ये तो एक्सटेंड करेंगी, ये एक्सटेंड करेंगी, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर एक्सटेंड नहीं करता। तो जैसे ही ये फैलती हैं तो इन पर प्रेशर पड़ता है और जितना भी लिक्विड पार्ट होता है वो उन्हें निचोड़ कर, प्लाज्मा में जितने भी लिक्विड पार्ट होते हैं वो कहाँ जाते हैं, नेफ्रॉन की कैविटी में आ जाते हैं। जो नेफ्रॉन ये नज़र आ रहा है इसकी कैविटी में आ जाते हैं, जिसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। और उसको जितना भी एक बार में वो फिल्टर करता है उसे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट कहते हैं। मतलब एक नेफ्रॉन एक बार फिल्टर करने के बाद जितना भी फिल्ट्रेशन निकालेगा उसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट कहते हैं। पर मिनट में, एक नेफ्रॉन 1 मिनट में जितना फिल्टर कर सकता है, जितना यूरिन फिल्ट्रेट निकालेगा उसे हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट कहते हैं। और वो कितना होता है, 125 ml पर मिनट होता है, ठीक है। लेकिन 1 मिनट में हमारी किडनी कितना ब्लड फिल्टर कर देती है, 180 लीटर ब्लड फिल्टर कर देती है। अब आपको लग रहा होगा कि हमारी बॉडी में तो इतना ब्लड होता ही नहीं है, 5 लीटर ही ब्लड होता है। उस 5 लीटर ब्लड को ही वो इतनी बार फिल्टर कर देती है कि 180 पर लीटर बन जाता है वो। मतलब 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को कई बार फिल्टर कर देती है। तो टोटल कितना बन जाएगा कि 1 मिनट में कितने लीटर ब्लड को फिल्टर कर दिया, 180 लीटर ब्लड को पर डे में फिल्टर कर दिया। पर डे की बात हो रही है, दोबारा से सुन लो कि हमारी बॉडी 1 मिनट में 125 ml पर मिनट, मतलब 125 ml 1 मिनट में यूरिन रिलीज कर सकती है, बना सकती है, बनाती है, बना सकती नहीं बनाती है, ठीक है। और एक दिन में 180 लीटर ब्लड को फिल्टर कर देती है। लेकिन हमारी बॉडी में इतना ब्लड होता तो नहीं है, लेकिन वो 5 लीटर ब्लड, जो 5 या 6 लीटर ब्लड जो हमारी बॉडी में होता है, उसी को वो बार बार फिल्टर करती है। और उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि 180 पर डे में वो क्या कर देती है, 180 लीटर ब्लड को फिल्टर कर देती है। तो टोटल यूरिन कितना, मतलब 180 का कितना, हम पर डे में यूरिन कितना रिलीज़ कर सकते हैं, 1 से 1.5 लीटर तक।
1 से 1.5 लीटर तक हम पर डे में यूरिन रिलीज़ करते हैं, चाहे हम जितना भी पानी पीते हों, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हमारी बॉडी में जब 180 लीटर उसने फ़िल्टर किया और 180 लीटर फ़िल्टर करके उसने 1.5 लीटर यूरिन निकाला, फ़िल्ट्रेट कितना बना, 1.5 लीटर फ़िल्ट्रेट बना। तो 180 में से 1.5 लीटर निकाले तो 99% को उसने क्या कर लिया, रीअब्जॉर्ब कर लिया, 99% को रीअब्जॉर्ब कर लिया। तो इससे आपको पता चलता है कि हमारी बॉडी में 99% यूरिन का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये भी बात आपको आगे यहाँ पर बताई गई है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप कि टोटल वॉल्यूम 180 लीटर पर डे में फ़िल्टर करते हैं, जिसमें से 1.5 लीटर यूरिन बन जाता है, लेकिन बाकी 99% वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। ग्लोमेरुलस फ़िल्ट्रेट रेट क्या होता है कि ग्लोमेरुलस एक बार में जितना, एक पर मिनट में जितना भी फ़िल्टर करता है वो कितना हो जाता है, 125 ml हो जाता है, ठीक है। ये बता दिया मैंने आपको। इसे हम, और इसी तरह से जो फिल्ट्रेशन होता है उसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं, जो ये मेम्ब्रेन है, इस रीज़न को हम देखें, यहाँ पर 3 मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। एक तो आपकी एंडोथीलियम प्रेजेंट है। एंडोथीलियम कौन सी, जो ये ग्लोमेरुलस नज़र आ रहा है ना, इसकी इनर लेयर को एंडोथीलियम कहते हैं, ठीक है। अब बोमन कैप्सूल है, बोमन कैप्सूल की मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, बोमन कैप्सूल जो नज़र आ रहा है आपको, इसकी मेम्ब्रेन को एपिथीलियम कहेंगे। और इन दोनों के बीच में, जैसे कि यहाँ पर देखो आपको, इसकी लेयर को कहेंगे एंडोथीलियम, कप लाइक शेप है इसकी स्ट्रक्चर, इसकी मेम्ब्रेन को कहेंगे एपिथीलियम। और इन दोनों के बीच में जो बेसमेंट है, जो सीमेंटेड सब्सटेंस है, उसे कहेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो 3 मेम्ब्रेन को फिल्टर करके यहाँ पर फिल्ट्रेट आता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि 3 मेम्ब्रेन, यहाँ पर 3 लेयर्स के थ्रू फिल्ट्रेशन होता है, एंडोथीलियम, एपिथीलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये आपको पता होना चाहिए। जो एपिथीलियम है उसमें जो सेल्स होती हैं उनको पोडोसाइट्स कहते हैं। मतलब एपिथीलियम जो है इस बोमन कैप्सूल की, उसके उसमें जो सेल्स होती हैं उन्हें पोडोसाइट्स कहते हैं, और वो इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर स्लाइट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे प्लाज्मा पास आउट होकर कहाँ जाता है, फिल्ट्रेट में आ जाता है, या फिर कह सकते हैं कि ट्यूब्यूलर रीजन में आ जाते हैं नेफ्रॉन के। लेकिन वहाँ से प्लाज्मा में सभी मोस्टली कंस्टिट्यूएंट पास आउट हो जाते हैं, लेकिन प्रोटीन्स को छोड़कर प्रोटीन्स पास आउट नहीं होते प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और इस फिल्ट्रेशन को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करा दिया मैंने आपको, रीअब्जॉर्प्शन करा दिया। देखो JGA पूछा जाता है कई बार। JGA क्या है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस। आपको पता है 2 टाइप के नेफ्रॉन है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो नज़र आ रहा है आपको, तो जो फिल्ट्रेशन करता है वो कौन से नेफ्रॉन करते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन ही करते हैं, ठीक है। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन जितना फिल्टर करते हैं, स्पेशल सेंसिटिव रीजन है, JGA एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन है जो फॉर्म होता है सेल्यूलर मॉडिफिकेशन इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड एफरेंट। मतलब कहाँ फॉर्म होता है, एफरेंट आर्ट्रियोल और DCT। ये जो रीजन है आपको, एफरेंट आर्ट्रियोल और DCT, एफरेंट आर्ट्रियोल और DCT के बीच में जो ये रीजन है, इसे JGA कहते हैं। और ये रीजन सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव होता है किसके लिए, जब फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है, जब फिल्ट्रेट रेट कम हो जाता है। मान लो हमारी किडनी बहुत ढंग से फंक्शन नहीं कर रही है, उसका जो फिल्ट्रेशन है बहुत कम जा रहा है, मतलब 125 ml ना जाके वो 100 ml हो गया, 80 ml हो गया, 80 ml हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पर जो सेंसिटिव साइट प्रेजेंट है ना, ये सेंसिटिव साइट क्या रिलीज करेगी, रेनिन रिलीज करेगी। एक हार्मोन रिलीज करती है, क्या, रेनिन, जिसका नाम है रेनिन, जिसका काम क्या होता है, वो ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है। अगर बढ़ गया है तो घटा देता है, और घट गया है तो बढ़ा देता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो को बढ़ा, अगर ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा आएगा, ब्लड फ्लो घटेगा तो ब्लड फ्लो जो JRF है आपका, JFR है, वो कम हो जाएगा। बट मतलब 125 से ऊपर है तो घटा देगा, 125 से नीचे तो बढ़ा देगा। बात ये है सारी, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, JFR कहते हैं। तो JGA क्या है, स्पेशल सेंसिटिव रीजन है फॉर्म्ड बाय द सेल्यूलर मॉडिफिकेशन इन डिस्टल DCT एंड एफरेंट आर्ट्रियोल एट अ लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। जहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट होता है वहाँ पर एक सेंसिटिव रीजन है जो DCT, जो इसको फिल्ट्रेशन रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये आपको समझ में आएगा। उसके बाद सीक्रीशन क्या है, ट्यूब्यूलर सीक्रीशन क्या है भाई। अब यहाँ पे भी देख लो भाई, रीअब्जॉर्प्शन आपको बता दिया कि बहुत ज़्यादा जब सब चीज़ें बहुत लिमिट से एक्स्ट्रा चली जाती हैं, उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन भी तो होता है, जो फालतू चीज़ें हमारी ज़रूरी चीज़ें उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। जैसे कि रीअब्जॉर्प्शन किस किस का होता है, रेनल ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन होता है, और किस किस का होता है,
दो मैकेनिज्म फॉलो होते हैं, एक्टिव मैकेनिज्म और पैसिव। भाई एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ एब्जॉर्प्शन होता है, और पैसिव में लो हाई से लो की तरफ होता है, लो से हाई, हाँ हाई से लो की तरफ होता है। जैसे कि अगर ये पूछे तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन किस में होता है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, इनका एब्जॉर्प्शन एक्टिव मैकेनिज्म से होता है। लेकिन नाइट्रोजीनस वेस्ट का जो ट्रांसपोर्ट होता है या फिर एब्जॉर्प्शन होता है वो कौन से मैकेनिज्म से होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, वाटर को का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो भी किसके थ्रू होता है, पैसिव मैकेनिज्म से होता है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं आपको जो मैंने हाईलाइट करी हुई हैं। ट्यूब्यूलर सीक्रेशन क्या है, ट्यूब्यूलर सीक्रेशन, ट्यूब्यूल रीजन में कुछ एब्जॉर्प्शन के टाइम पर कुछ वेस्ट चीज़ें आ जाती हैं जिनको दोबारा से सीक्रेट करना होता है यूरिन में, फिल्ट्रेट में दोबारा से सीक्रेट करना होता है। जैसे कि हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया, ये ट्यूब्यूलर रीजन इसको दोबारा से सीक्रेट कर देती हैं। कहाँ पर, दोबारा से फिल्ट्रेट में सीक्रेट कर देती हैं, इसी को ट्यूबुलर सीक्रेशन कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका काम होता है आयोनिक बैलेंस बनाए रखना और एसिड बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस बनाए रखना बॉडी फ्लूइड्स में। तो आज के लिए इतना ही। मैं एक वीडियो और सेंड करूंगी आपको जिसमें आपको फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल और मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, यही दो टॉपिक्स हैं जो आप इसमें नहीं कर पाएंगे इस वाले चैप्टर में, बाकी का चैप्टर आप खुद से करेंगे, ठीक है। और ध्यान रखें सभी बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर मैं कोई वीडियो बनाऊंगी तो आपके पास पहुंच जाएगी, और लाइक भी कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच।